हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2024 के लिए सीटीपी का एक कंप्लीट बैच आपका चल रहा है, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 27 रहने वाली है। एंड इसमें हम जो आपकी ऑथेंटिक्स बुक्स है NIOS DLED इग्नू BEd की, इनकी हेल्प से मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ें गलत ना हो और आपके एग्ज़ाम के लिए जो पेपर तैयार किया जाता है वो इन्हीं ऑथेंटिक्स बुक्स से किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लग गया होगा। ठीक है जी, तो चलो शुरू करें अपनी आज की क्लास को। कल की क्लास में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, आज भी इसी तरीके से अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो वीडियो और लाइक कर दो। तो हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, हम तो वैसे पढ़ तो हम रहे थे कि टीचिंग का जो अप्रोच है तीन, उनके बारे में पढ़ रहे थे कि टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टीचिंग फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वही हम आज करेंगे, टीचिंग फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें थ्योरी तो अपने आप ही आ जाती है एंड देन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए जी, करते हैं शुरुआत अपने मजेदार इस टॉपिक की। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, वो बिल्कुल आपको बहुत सोचने पर मजबूर करेंगे। बेहतरीन इतने बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए आज है जो आपको सोच समझकर ही आंसर करने होंगे। चलो, तो अब ज्यादा तारीफ ना करते हुए आप खुद ही देख लीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक। हम जो है 3 अप्रोचेस जान रहे थे टीचिंग के, जिनमें कल हमने फर्स्ट अप्रोच कवर कर लिया था, टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सेकेंड अप्रोच आज कवर करेंगे, टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन के डेवलपमेंट की बात आए और जीन पियाजे का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? इन्होंने ही तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो इन्हीं से समझते हैं कि कॉग्निशन को डेवलप करने में टीचिंग का क्या रोल होता है। ठीक है, सो जीन पियाजे गिव्स द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जीन पियाजे की बात करें तो ये थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, और ये किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पर इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा, इसीलिए इनको बहुत फेमस एक साइकोलॉजिस्ट का दर्जा दिया जाता है। जीन पियाजे महोदय, यहाँ आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो चलो अब इनके बारे में एक एक करके जानेंगे जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पूछ ली जाती है बिल्कुल पेपर में। इनके नाम ध्यान आपको जरूर रहने चाहिए। पहली है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। सेकंड इनकी बुक का नाम है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड। इनको इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश में इनके नाम याद रखना बुक्स के ज्यादा इजी होता है। ठीक है, थर्ड है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। फोर्थ है द अर्ली ग्रोथ ऑफ लॉजिक इन द चाइल्ड, साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ये 5 बुक्स इनके द्वारा लिखी गई जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी, फटाफट एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जजमेंट एंड रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड, ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस, अर्ली ग्रोथ ऑफ लॉजिक इन चाइल्ड, और साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास हम किसे कहते हैं। Cognitive development involves process such as knowing, thinking, remembering, recognize, categorizing, imagining, reasoning and decision making। संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या शामिल होता है कि जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, जानते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको याद रखते हैं, है ना, उसको रिमेंबर रखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं दोबारा उस सामने आने पर, कैटेगराइज कर लेते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, है ना, उसको लेकर के निर्णय लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। According to Piaget, children's understanding of the world expands through new experiences and challenges। पियाजे के अनुसार बच्चों की जो समझ होती है, दुनिया की समझ होती है, वो नए नए अनुभव और नए नए चैलेंजेस के साथ ही वो एक्सपैंड होती है।
चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग। के बच्चे को नया ज्ञान कब मिलता है? वो अपनी नॉलेज को, खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने आसपास के वातावरण के साथ, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करके। ठीक है, जितना डीपली, जितना इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ और कुछ भी ना छूटे, शायद ही कोई आपको ऐसे कराए पेड बैचेस में भी, तो प्लीज वैल्यू करें इस कंटेंट की और शेयर करें। अब हमने देख लिया कि संज्ञानात्मक विकास है क्या, क्या क्या संज्ञानात्मक विकास में शामिल होता है। नोइंग, इमेजिनेशन, रिमेंबर, है ना, कैटेगराइज, डिसीजन मेकिंग, ये सब कॉग्निशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की कुछ स्टेजेस बताई। पियाजे की वो स्टेजेस अब हम कवर करेंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से चरण होते हैं? इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है पियाजे महोदय ने। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी कामक अवस्था भी कहते हैं। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम हिंदी में जानते हैं। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनका जो एज ग्रुप है जिसमें इनको डिवाइड किया गया है, वो भी आपको याद रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, कौन सी एज से कौन सी एज तक कौन सी स्टेज पर बच्चा रहता है। तो जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चा कौन सी स्टेज में रहेगा? सेंसरी मोटर स्टेज में रहेगा। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, बर्थ से लेकर के 2 साल का जब वो होगा तो सेंसरी मोटर स्टेज में वो आएगा। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल का बच्चा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक का बच्चा इसमें आएगा। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल के ऊपर के जो है इसमें आएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो आपको इतना क्लियर हो गया, एज ग्रुप क्लियर हो गया और इनके नाम क्लियर हो गए। अब एक एक कर इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो, जो आज ये टॉपिक चल रहा है ना, यहाँ से ना जाने कितने क्वेश्चन आए आपके, हर ईयर में क्वेश्चन रिपीट होता है इन स्टेजेस से, इस थ्योरी से। तो चलो, पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था है, जन्म से 2 साल के लिए। इसमें जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, वो एक्टिव लर्नर होता है और एनवायरमेंट स्टिमुलस की तरफ उसका रिस्पॉन्स जो है बहुत ही एक्टिव रहता है। ठीक है, पर्यावरणीय उत्तेजना के प्रति उत्तरदायी सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। यानी एनवायरमेंट के थ्रू उनको जो भी स्टिमुलस मिलता है ना, उसको बहुत एक्टिवली वो लर्न करते हैं अपनी सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से। Reflex action like sucking, grasping become building block for cognitive learning। जैसे बच्चा कुछ भी चीजें उठाएगा, उसको चूसने लगेगा, अंगूठा चूसने लगेगा, है ना, चीजों को पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, है ना। और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन भी करता है, जैसे बच्चा अगर लेटा हुआ है, आंखें बंद है और आपने उस रूम की लाइट ऑन कर दी, तो उसने तुरंत क्या किया? आंखें खोली, है ना, जिधर से लाइट आ रही थी उस तरफ। तो इस तरह के कुछ एक्शंस जो है इस एज में बच्चा करता है, ये पहचान है इस एज की। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है सेंसरी मोटर स्टेज में का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन विदाउट आउट ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि अगर चीजें हमारी दृष्टि के सामने नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो कहीं ना कहीं फिर भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, लगभग 2 साल, जन्म से 2 साल के बीच का कोई बालक है। ठीक है, अब उसको पता है उसकी मम्मी आसपास कहीं है लेकिन आंखों के सामने नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का ज्ञान उसको है कि मम्मी कहीं ना कहीं है जरूर, जैसे ही मैं रहूंगा वो आ जाएगी, है ना। तो वो
ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें इस एज में डेवलप हो जाता है। थोड़ा और इसके बारे में जान लो। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ द चाइल्ड परफॉर्म्स एक्टिवली मोस्ट ड्राइवन बाय सेंस ऑर्गन्स। जितनी भी एक्टिविटीज करेगा वो अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से ही चीजों को लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। फॉर एन इन्फेंट एट दिस स्टेज ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट व्हेन दे कैन बी सीन, हियर, टच, टेस्ट एंड स्मेल। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, है ना। ये चीजें क्लियर है। क्वेश्चन बनेगा आगे तो ध्यान रखना, पूछूंगी। अब चलो सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संचलनात्मक अवस्था भी कहते हैं, इंग्लिश में याद रखो, ठीक है, तो जल्दी याद रहेगा आपको। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इस एज में बच्चे के अंदर एनिमिज्म डेवलप हो जाता है ना, एनिमिज्म डेवलप हो जाता है और बच्चा इलॉजिकल थिंकिंग करता है, उसको कोई लॉजिक नहीं होता, है ना। एनिमिज्म का मतलब होता है प्राणवादी सोच। उसको लगता है जो भी उसके पास चीजें हैं सब जीवित है। जैसे वो अपनी डोल को कैसे ट्रीट करता है बच्ची छोटी, है ना, कि जैसे कि वो उसको भूख लगी है, प्यास लगी है ना, चलो गुड़िया सो जाओ, तो इस तरीके से उसको लगता है कि वो भी जीवित है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझेंगे। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन थिंक दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो पोजेसेस लाइफ लाइक क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन में रीजन दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज अलाइव, इफ इट इज नॉट मूविंग इट इज नॉट अलाइव, है ना। उसको लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव कर रहा है तो वो जीवित है ना। उसको लगता है कि वो भी जीवित है। जैसे कोई भी उसका कार, बस, ट्रक, उसके छोटे छोटे खेलने के सामान हो गए, है ना, उसको लगता है कि सब जीवित है। Thus to a child at this stage clouds are living thing। तो बच्चे अब वो बादलों को चलते हुए देखता है ना, कहीं जा रहा है उसके साथ साथ बादल उसको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चांद उसको, सूरज उसको उसकी गाड़ी के साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, खिड़की से बाहर झांकते हैं तो उसको लगता है वो जीवित है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राणवादी सोच या फिर एनिमिज्म कहेंगे। बच्चा एनिमिस्टिक होता है इस एज में। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देन ईगोसेंट्रिसिज्म, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है, यानी आत्म केंद्रीकरण। बच्चे को लगता है सबका, सबके केंद्र में वही है ना, जो कुछ वो सोचता है समझता है सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। वो दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाता, उसमें फेल है, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में वो फेल रहता है, या ये कह लो समझ नहीं पाता है ना, खुद तक सीमित रहता है, इसको कहेंगे ईगोसेंट्रिज्म। देन एक टर्म और है रिवर्सिबिलिटी, ये इस स्टेज में डेवलप होता है। इन नाम को जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी यानी पुनरावर्ती। चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड दैट for any activity the event can be tracked back to the original starting point। उनको ये नहीं उनको लगता है कि रिवर्सिबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल की हेल्प से, कि अगर एक ग्लास है जिसमें पानी है, ठीक है, उसको हमने किसी दूसरे ग्लास में जो कि वाइड है ना, पहले एक ग्लास में, लंबे ग्लास में पानी था, आपको ये आगे ना देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा इधर, कि लंबे ग्लास में पानी था और उसको उसने वाइड ग्लास में ट्रांसफर कर दिया, और बच्चे से पूछा जाए कि क्या ये वापस अपनी फॉर्म में आ सकता है, रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, तो मना कर देगा, है ना। उसको लगेगा कि ये ओरिजिनल स्टेट में वापस आ ही नहीं पाएगा, है ना। वापस उस ग्लास में डाल देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें वो वापस आ सकता है, लेकिन बच्चे को लगेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन लैक द एबिलिटी टू कंजर्व एट दिस स्टेज, विच मीन्स दे फेल टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम। बच्चे को इस एज में ये समझ नहीं आता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, अगर उसको एक्सटर्नली उसके पेरेंट्स को चेंज कर दे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ये नहीं समझ पाता इस एज में बच्चा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखो, हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर अगर ये बच्चा बैठा है, उसको दिखाया गया है ना, ये एक लंबा ग्लास है, इसमें कुछ पानी है, और एक ये वाइड ग्लास है,
है ना। अगर इतना ही पानी इस ग्लास में हो और इतना ही पानी इस गिलास में, और बच्चे से पूछा जाए किसमें ज्यादा है, तो बच्चा डायरेक्टली इसकी तरफ इशारा करेगा कि ये ज्यादा वाला मुझे दो, है ना। कोई चीज अगर बच्चे को देनी है, किसी ऐसी चीज में डाल दो जिसमें वो ऊपर तक दिखाई दे, है ना, या ऐसे देखने में उसको क्या लगेगा कि इसमें ज्यादा है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसकी उतना ही जो है, क्योंकि इसका एरिया वाइड है तो इतना ही इसमें है ना। सो जाहिर सी बात है, कंजर्वेशन या संरक्षण का जो पॉइंट होता है, इसमें यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि बच्चा जो है ये समझ नहीं पाएगा कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है अगर उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज कर दे तब भी। ठीक है, समझ में आ गई आपको। देखो ये बताया गया है, मान के चलिए कोई मिट्टी से इक्वल क्वांटिटी में जो है मिट्टी है ना, उसको उस क्ले को यहाँ पर मोल्ड करके रख दिया एक बॉल की शेप में, यहाँ थोड़ा लंबा। अगर बच्चे से पूछे कौन सी ज्यादा है तो बच्चा बताएगा ये ज्यादा है। सो इसको हम नाम देंगे कंजर्वेशन। समझ में आए ये सारे पॉइंट्स? ये किसकी क्वालिटीज थी या किसके कैरेक्टरिस्टिक थे? प्री ऑपरेशनल स्टेज के। अब देखेंगे थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रही, कोई बात नहीं, लास्ट में कंक्लूड करेंगे हम इसको, जो भी हमने सीखा इसको कंक्लूड करेंगे ये सारी चीजें। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन भी करना है ना, समझ समझ के, और ज्यादा लंबी क्लास ना हो। सो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संचलनात्मक अवस्था। ये 7 से 11 साल की उम्र तक बच्चा इस अवस्था में रहता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। इस एज में आते आते बच्चा जो है इस स्टेज में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को लेकर के लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट, यहाँ पर दूसरे के जो है परसेप्शन को भी वो समझने लगता है। जैसे इससे पहले स्टेज में वो दूसरे के परस्पेक्टिव को नहीं समझता, लेकिन यहाँ समझने लगता है। ठीक है। थर्ड है सीरिएशन, यानी बच्चा जो है एक क्रमबद्धता को फॉलो करना सीख जाता है, चीजों को ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सीख जाता है एक सीरियल में, एक ऑर्डर में, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, है ना। वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है, वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है ना। तो वो उनको एक सीरियल में कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इस एज में बच्चा सीख जाता है, इस स्टेज में आते आते। क्लियर। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये रहती है 11 साल से ऊपर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें एबिलिटी टू परफॉर्म हाई ऑर्डर मेंटल ऑपरेशन, इसमें बच्चे की जो है मानसिक के उच्च स्तर की मानसिक क्रियाएं बच्चा करने लगता है, और हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा करने लगता है। साथ साथ एडोलेसेंट्स कैन डील इफेक्टिवली विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रीजनिंग, बच्चा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सोल्व करने लगता है यहाँ खुद से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आते हैं कॉन्क्लूजन में। कॉन्क्लूजन में या जो भी हमने ये पियाजे की थ्योरी देखी, पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करती है, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग इवॉल्व्स। ये जो स्टेजेस है ये हमें हेल्प करती है ये समझने की बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है इसका कैसे विकास होता है। These stages helps teachers tailor their teaching methods to suit their cognitive level। ये हेल्प कैसे करता है टीचिंग में, ये टीचर की हेल्प करता है कि किस एज में बच्चे को, है ना, कौन से टीएलएम की हेल्प से या कौन से टीचिंग मेथड की हेल्प से पढ़ाए ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। क्लियर। अब हम देखेंगे इसको एक बार समराइज करके फटाफट से क्या क्या हमने सीखा। पियाजे की 4 स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर में बच्चा अपनी सेंसेस का यूज करता है और उनकी हेल्प से ही सारी चीजों को सीखता है। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इस एज में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान रहता है। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, एनिमिज्म इस स्टेज में आता है, उसको लगता है सारी चीजें जीवित है ना। बच्चा ईगो सेंट्रिक रहता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। इमेजिनेशन एक्सपीरियंस ग्रो चाइल्ड डिसेंटर्स। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसमें बच्चा लॉजिक थोड़ा बहुत अप्लाई करने लगता है ना, और कंजर्वेशन का गुण इसमें आ जाता है बच्चे में, और साथ साथ
देखो इसमें कंजर्वेशन अब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ कंजर्वेशन आ जाता है। वो समझने लगता है कि उसकी अगर हम एक चीज से दूसरी चीज में उसको कन्वर्ट करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, यहाँ वो समझ जाता है ना। क्लासिफिकेशन करने लगता है, सीरिएशन यानी एक सीरियल में लगाने लगता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने लगता है, अगर चीजें सामने नहीं है अमूर्त सोच करने लगता है, चीजों के सामने ना होने पर भी उनके बारे में सोच पाना। हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है अपनी चारों स्टेज का, कोग्निटिव डेवलपमेंट की चारों स्टेज का। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। मेरा तो फेस भी दुखने लगा है बोलते बोलते इतनी स्पीड के साथ। चलो फटाफट से आंसर करो, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। Which of these is the first stage of cognitive development? इनमें से cognitive development की पहली स्टेज कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर, या फिर इनमें से ज्यादा या कोई नहीं? बताओ फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, वेरी नाइस, बहुत आसान क्वेश्चन था। सेंसरी मोटर स्टेज पहली स्टेज है, सबने आसानी से आंसर कर दिया होगा। चलो जी बढ़िया बात है, आगे देखो, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चिल्ड्रन थिंक दैट द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई बिकॉज दे आर हैप्पी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज। बच्चे सोचते हैं कि आसमान में तारे इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि वो हंस रहे हैं या वो खुश है ना। वो हंस रहे हैं इसलिए तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे? ईगोसेंट्रिसिज्म में, एनिमिज्म में, कंजर्वेशन में, है ना? बता दो फटाफट से। थोड़ा वेट करती हूँ आपके आंसर का, सोच लो। हाँ जी, तो यहाँ पर बात हो रही है तारों के मुस्कुराने की या हंसने की। तो ऐसा कब सोचेंगे बच्चे? जब उनको लगेगा वो जीवित है। एनिमिज्म, है ना, ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर एनिमिज्म के कॉन्सेप्ट को, कि बादलों का चलना, है ना, तारों का टिमटिमाना, उनको लगता है कि वे जीवित है, हंस रहे हैं तभी तो टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो एनिमिज्म, एनिमिज्म मैंने आपको अभी बताया क्या होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये है उनको लगता है कि सारी चीजें जो भी हम देखते हैं वो जीवित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स थॉट फ्रॉम ड्यूरिंग द डैश। कॉम्प्लेक्स थॉट कौन सी एज में जाकर के, कौन सी स्टेज में जाके डेवलप होने शुरू होते हैं? प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, या इनमें से एक से अधिक? बताओ विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी नाइस, कॉम्प्लेक्स थॉट्स या अमूर्त सोच बच्चे के अंदर विकसित होती है जाके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन नंबर 3 जिसने बताया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो ये स्टेज थ्योरी है पियाजे की, ये किस पर एम्फेसाइज करती है? ऑप्शन नंबर 1 कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे, बहुत ध्यान से समझना और तब आंसर देना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गलती करेंगे पक्का, देख लो चाहे तो। सेकंड है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड है कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर इन डेवलपमेंट प्रोसेस। बताओ, थोड़ा सोचने का समय देती हूँ। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जिन्होंने यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। अब आप हैरान हो गए होगे कि डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा मैम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। तो चलो समझते हैं कैसे। घबराना नहीं है, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तो उसको अच्छे से अडेप्ट करना है, सीखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा। चलो डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट कैसे ये दिखाता है, चलो समझते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी अप्रोच कंसीडर डेवलपमेंट एज अकरिंग इन डिस्टिंक्ट एंड अब्रप्ट चेंजेस which an emphasis on qualitative experiences that are different at each stage। इन्होंने कहा कि डिसकॉन्टिन्यूटी अप्रोच में जो है हर स्टेज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है ना। ऐसा नहीं है कि भैया पहली वाली स्टेज का कुछ दूसरी से भी मैच होता हो, है ना।
तो जाहिर सी बात है एक स्टेज दूसरी स्टेज से बिल्कुल अलग है। सो दैट इस कॉन्टिन्यूटी अप्रोच गिव्स राइज टू स्टेज थ्योरी। इसीलिए इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं कहा हमने, स्टेज कहा, क्योंकि प्रोसेस होता है जो है एक से दूसरे में वो वाले गुण दिखाई देते हैं, लेकिन स्टेज थ्योरी में क्या होता है, एक से दूसरी स्टेज बिल्कुल अलग होती है। वेयर डेवलपमेंट इज इलिस्ट्रेटेड विद ए मेटाफोर ऑफ क्लाइंबिंग द स्टेज। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ऐसे ये इस तरीके से स्टेज थ्योरी है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, यहाँ क्या होता है, अलग अलग सब में कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं हर स्टेप पर। सो ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट है आपका, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। कोई नहीं, इसको मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने पर समझाऊंगी, आसानी से समझ आ जाएगा। ये बताओ प्री ऑपरेशनल स्टेज में इनमें से बच्चा क्या करने के एबल होता है, रिवर्सिबल थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले, या हिरार्किकल क्लासिफिकेशन, या फिर कंजर्वेशन। देखो बात हो रही है सेकंड स्टेज की, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की। इस एज में बच्चा सिंबॉलिक प्ले या फिर मेक बिलीव प्ले, है ना, ये गेम खेलता है। अब आप कहेंगे मैम नई टर्म है, समझ नहीं आए क्या है, चलो तो हम समझाते हैं ना, हम किस लिए है। मेक बिलीव प्ले में क्या होता है, इसमें बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ अलग मान के चलता है ना, उसको एज ए सिंबल यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के सामने कोई बॉक्स पड़ा है मैच स्टिक का, है ना, कोई वुडन बॉक्स है, मैच स्टिक का बॉक्स है, वो उसको कार बना लेता है, पी पी पी, हट जाओ मेरी कार आ रही है, हट जाओ सामने से, है ना। ये क्या है, ये सिंबॉलिक प्ले है, या फिर मेक बिलीव प्ले हम इसको नाम देते हैं, जब बच्चा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ अलग मान करके, जो कि एक्चुअल में नहीं है, और उससे कोई खेल खेलता है। That is during play an object take place of or represent something else in child's mind। वो अपने माइंड में उसको कुछ अलग ही मान के चल रहा है कि ये मेरी कार है ना। चलो, अच्छा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूही is shown 3 pencils and she observed that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C। रूही ने देखा और ऑब्जर्व किया, 3 पेंसिल रखी है, उसने देखा कि पेंसिल A है वो B से लंबी है, और B है वो C वाली से भी लंबी है। When Ruhi infers the A is a longer pencil than C, which characteristic of Jean Piaget cognitive development C demonstrating? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर रही है, जब उसको पता चल गया कि ये ए वाली जो है वो ए वाली पेंसिल जो है, ए वाली जो पेंसिल है ये बी से लंबी है, और बी वाली जो पेंसिल है ये सी से लंबी है ना। तो ये किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सीरिएशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिव थॉट, या फिर हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग? बता दो फटाफट से। देखो मैंने आपको बताया कि उनकी साइज, शेप या उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जब उनको एक सीरियल में अरेंज करना बच्चा सीख जाता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम सीरिएशन कहेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता तो ये हमारा सीरिएशन बिल्कुल ठीक था कहना, लेकिन आगे तो पूछा कुछ और है। यहां इन्होंने कहा है, देखो अगर क्वेश्चन यहां तक था तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, हमसे ही गलती हो बैठी भैया। यहां कहा है कि इतना समझने के बाद बच्चा कह रहा है कि जो ए वाली है ना, इसका मतलब वो सी से भी बड़ी है। अगर ए पेंसिल बी से बड़ी है और बी सी से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ए सी से भी बड़ी हो गई। तो ये ट्रांजिटिव थॉट को रिप्रेजेंट करता है। चलो समझे एक बार, है ना, गलती हुई ना, चलो सुधारते हैं अभी। इन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थर्ड स्टेज जो होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा जो है लॉजिक थोड़ा बहुत लगाने लगता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थिंग्स इन ए सीरियल ऑर्डर, कि वो सीरियल ऑर्डर में लगा रहा है और उनके बीच उसको रिलेशनशिप भी समझ में आ रहा है,
उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड इज टोल्ड टू पुट अवे हिज बुक अकॉर्डिंग टू द हाइट, द चाइल्ड रिकॉग्नाइज दैट ही स्टार्ट with placing the tallest one on one end of the bookshelf and the shortest one ends up at the अदर एंड। तो उसको पता चल जाता है कि इधर मुझे सबसे बड़ी बुक जो है शेल्फ में लगानी है, इधर सबसे छोटी लगानी है ना। यानी इनके बीच में वो जो एक पैटर्न होता है वो समझ जाता है, रिलेशनशिप इनके बीच में वो समझने लगता है। ठीक है, सो ट्रांजिटिव थॉट इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, which of the following statement is correct about Jean Piaget theory of cognitive development? Option 1, the sequence of the cognitive can vary according to the cultural context, cultural context के according ये एक दूसरे से different है। या फिर he argue that instead of progressing through stage cognitive development is continuous। क्या ये कहता है कि जो cognitive development है वो continuous है, ना कि stage में है। तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। अभी तो हमने इस पर बात करी कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये स्टेज थ्योरी है ना। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है वही वाला। ही हैज प्रपोज्ड 5 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल नहीं, 4 है भैया, स्टेजेस 5 थोड़ी है। लास्ट ऑप्शन ऑफ देख लो, द स्टेज आर इनवेरिएंट विच मीन्स नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी बच्चा कोई भी स्टेज को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकता है, वो हर एक स्टेज से होकर के जाएगा। ठीक है, सो यही हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, इनमें से कौन सी सेकंड स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, बता दो। खुला है कमेंट बॉक्स आपके आंसर के लिए। सो जिसका सही होगा सबसे पहला जवाब वही मैं कमेंट पिन करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो, आपको चीज़ें समझ आई हो, जो जो मैंने प्रयास मेरा रहा आपको हर एक चीज़ क्लियर करने का। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता बीच में, इसीलिए मैं बीच में नहीं बोलती बार बार। सो आप अपने आप वीडियो को लाइक, अगर आपको लगता है कंटेंट में दम है, आपको अच्छी लग रही है ये मेहनत, तो लाइक करें ताकि मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू रख पाऊँ, और जो मैंने आपके लिए सोचा है कि मैं कंप्लीट कराऊँ इस बैच को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये करा पाऊँ। सो आप सबको वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।